गीता के बताए अनुसार आज की रात सीमा रानी के लिए काफी दर्द भरी होगी, क्योंकि सुरेश और विनोद यानी कि उसके दोनों देवता सबसे पहले उसके पिछले जन्म के पाप उतारेंगे। फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दोस्तों, आपको बताती चलूं कि ये देहाती लड़की की कहानी का दूसरा भाग है। कहानी बेहद रोमांटिक और रोमांचक है, इसलिए अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज़ इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहला भाग देख सकते हैं। अब आगे। गीता उस मासूम सीमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाती है और सीमा रानी से पूछती है, "कारे गुड़िया, तुम इन दोनों बैलों की पत्नी बनने को तैयार हो?" सीमा लजाती है और शर्मा कर नीचे मुंह कर लेती है। उधर गीता सीमा को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखती है और अपनी जिंदगी उन दोनों के हाथ लुटने की याद करके अंदर तक सिहर उठती है। आज फिर एक मासूम और नादान उनके चंगुल में फंस के लुटने वाली थी। शायद 2-3 साल बाद सीमा भी उसी के कोठे की शोभा बढ़ाएगी। वो दोनों के खौफ से अनजान भी ना थी, इसलिए उन ख्यालों को भूलकर वो अपने बैग से दुल्हन के साजो श्रृंगार का सब सामान निकालने लगी। गीता ने पूछा, "कारे गुड़िया, पहली रात में काका होता है, कुछ मालूम है कि नहीं?" सीमा ने मासूमियत से इनकार में गर्दन झुका दी। गीता ने मुस्कुराते हुए बोला, "अरे तो कैसे खुश करेगी अपने पति को?" सीमा भोलेपन से बोली, "खूब अच्छा खाना खिलाएंगे, घर संभालेंगे, कपड़े धोएंगे, बदन दबाएंगे, कोनो दुख न होने देंगे।" गीता जोर से हंसते हुए बोली, "अरे ये सब तो कोई नौकरानी भी कर देगी, फिर लुगाई का क्या फायदा?" ये तो सीमा ने सोचा ही न था। धत तेरे की, ये तो हमको मालूम ही नहीं। गीता उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, "बैठ यहाँ, तुझे सब समझाती हूँ।" फिर दोनों पलंग पर बैठ गईं और गीता बोली, "देख गुड़िया, मर्द को खुश करने का मतलब है भगवान को खुश करना, और उनको खुश करने के लिए उनके मन को खूब खुश रखो।" रानी आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। पुरुष का अमृत कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। समझना क्या था? सीमा तो हक्का बक्का आंखें फाड़े गीता को देखे जा रही थी। इन बातों के बारे में ना तो उसे कुछ मालूम था, ना कुछ कल्पना थी। अभी उसे समझ आ रहा था कि उसका बाप रात में उसकी माँ के साथ क्या करता था। जब बोलने लायक हुई तो डरते हुए बोली, "माता जी, अगर ऐसा है तो हम अपने भगवान को कभी दुखी नहीं होने देंगे। पहली बार बहुत तकलीफ होगा, समझ लेना भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। बाद में फिर तुमको स्वर्ग का एहसास होगा। अब तुम्हारे नरक के दिन खत्म हो गए हैं गुड़िया रानी, अब तुमको भगवान मिल गए हैं, और वो भी दो दो।" गीता की इन बातों से सीमा के चेहरे की मुस्कान फिर से लौट आई और वो साज सामान उलट पुलट देखने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब दोनों बाहर निकली तो दोनों सुरेश और विनोद ठिठक कर देखते रह गए। सर से पांव तक अप्सरा जैसी लग रही थी वो। लाल चटकदार जरी वाला घाघरा, डोरियों वाली लाल चोली जिस पे छोटे छोटे कांच की बिंदी जो सितारों जैसे चमचमा रही थी, बाल की मांग में बड़ा सा टीका, कानों में बड़े बुंदे, नाक में नथनी जो लेफ्ट कान तक चैन में अटैच थी, और गले में 10 तोले की चैन। हाथों में लाल सफ़ेद और सोने की चूड़ियाँ थीं जो कलाई से कोहनी तक भरी थीं। उंगलियों में 4-4 अंगूठियाँ और फास्ट ड्राई मेहंदी, आँखों में मस्कारा और होठों पर चेरी रेड लिपस्टिक उसकी सांवली काया को और सुंदर बना रही थी। पैरों में भी मेहंदी लगी थी और दोनों पैरों में एक एक सोने का घुंघरू वाली पायल थी। उसके वजन से ज्यादा शायद सीमा के बदन पर जेवर और कपड़े थे। उन सब पर लाल बूटियों वाला दुपट्टा जो उसके आधे चेहरे तक झुका हुआ था, पूरी सजावट की शोभा बढ़ा रहा था। वो दोनों ही क्या, किसी इम्पोर्टेंट इंसान का भी दिल बेताब हो जाता। उस खामोशी को गीता ने तोड़ा। "क्या बात है, कोई सांप देख लिया क्या? ये तुम्हारी लुगाई है।" दोनों जैसे नींद से जागे, उनके मुंह में लार भर आई थी।
गीता सबको लेकर शादी के टेबल के तरफ आई और कुछ झूठ मूठ पूजा का स्वांग कर दोनों को एक मंगलसूत्र दिया और पहनाने को कहा। दोनों ने वो फॉर्मेलिटी ख़त्म की और एक एक करके सीमा की मांग में सिंदूर भर दिया। इसके पश्चात सीमा ने दोनों के पांव छुए। तब गीता ने सीमा से कहा, दुल्हन, अब जो हम कहेंगे उसे हमारे पीछे दोहराना। सीमा ने हामी में सर हिला दिया। गीता बोली, आज से ये दोनों ही मेरे भगवान हैं। मैं इनका पूरे लगन से सेवा करूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा पूरा बदन और ये जन्म सिर्फ अपने देवताओं के सुख के लिए बना है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं तन मन धन से उनकी सेवा करूंगी। अब मेरा पूरा जीवन इनके चरणों में समर्पित है। सीमा ने सब रिपीट किया और झुककर गीता के चरण छू लिए। गीता ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे लेकर ऊपर के कमरे में आ गई, जो कि नीचे वाले बेडरूम का डुप्लीकेट था। पर यह शयन कक्ष जैसा सजा हुआ था और बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ी बिखरी हुई थी। रूम के कॉर्नर में एक छोटी अंगीठी रखी थी, जिसमें चंदन की लकड़ियों का अंगार जल रहा था। गीता ने सीमा से कहा कि वो अंगीठी को अपनी टांगों के बीच रखकर खड़ी हो जाए। सीमा ने जिज्ञासा से गीता की तरफ देखा तो वो बोली, गुड़िया, ऐसे तुम्हारे शरीर खुशबूदार हो जाएगी और तुम्हारे पति को अच्छा लगेगा। शर्म से लाल सीमा गर्दन झुकाए अंगीठी पर खड़ी हो गई। सीमा को 5 मिनट बाद हल्की गर्मी लगने लगी। तब गीता ने उसे बस करने को कहा। अटैच बाथरूम में ले जाकर गीता ने सीमा को पहले गुलाब जल और फिर शहद के कुल्ले करवाए। अब उसने सीमा को बिस्तर पर बैठा दिया और कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारे पतियों को भेजती हूँ। नीचे आकर गीता ने कहा, जाओ सरकार, आपकी नन्ही परी आसमान में उड़ने को तैयार है। गीता के जाने के बाद दोनों ऊपर कमरे में आ गए। अंदर घुसते ही विनोद ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोनों बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। घूंघट में से सीमा ने देखा कि दोनों पलंग के दोनों साइड पर खड़े हैं, तो वो अपने आप में और सिमट गई। इस पल के बारे में गीता ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था, इसलिए वो अंदर से बहुत सहमी हुई थी। विनोद ने एक साइड से उसके हाथ लगाकर घूंघट धीरे से उठाना चाहा तो सीमा मारे शर्म के अपने हथेलियों से चेहरा ढक लिया। गीता के अनुसार आज की रात सीमा के लिए काफ़ी दर्द भरी होगी, क्योंकि उसके देवता उसके पिछले जन्म के पाप पहले उतारेंगे, फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। गांव की भोली नादान सीमा इन बातों को सच जानकर मन ही मन अपना तन मन उन दोनों को समर्पित कर चुकी थी। सब होने के बाद दोनों सीमा के आजू बाजू बैठ गए और प्रशंसा भरे स्वर में बोले, वाह रे गुड़िया, तू तो सबसे अच्छी पुजारिन है। इतना प्रसाद तो शायद ही किसी भक्त को मिला होगा। याद रखना, जितना ज़्यादा प्रसाद लोगी उतना ही तुम्हारा रंग निखरेगा, तंदुरुस्त रहोगी, बाल मजबूत रहेंगे और चेहरे पर तेज रहेगा। विनोद बोला, तुमने हमको बहुत प्रसन्न किया है, तो अब हम तुमको इनाम देंगे। उन्होंने सोच रखा था कि अब वो इस नन्ही को प्यार देंगे, और सीमा ने उन्हें इतना खुश कर दिया था कि उन्होंने सोचा दर्द देने से पहले थोड़ा सीमा को और मीठा सुख दे देते हैं। करीब 3-4 बजे सुबह की बात होगी जब सीमा ने अलसाते हुए जागी। जैसे ही बेड से उठना चाहा, एक दबाव की वजह से फिर से बेड पर गिर गई। सीमा को बड़े ज़ोर से बाथरूम लगी थी और उसकी कमर टूट रही थी। इस चहल पहल में सुरेश की नींद भी उचक गई और वो आंखें मीचता हुआ उठ बैठा। सीमा से उसने पूछा, क्या बात है गुड़िया, क्या हो गया आधी रात को? सीमा ने अलसाते हुए भोलेपन से बोली, नीचे बहुत दुख रहा है और जल भी रहा है। उस पे से बहुत ज़ोर से बाथरूम आई है। उसके भोलेपन पर सुरेश मुस्कुराया और अपने पैर हटाकर बोला, जाओ सीमा जाओ। सीमा बेड से उठी तो एक बार फिर से लड़खड़ा गई, क्योंकि उसकी थकी टांग और कमर ने जवाब दे दिया था। जैसे तैसे करती वो दरवाजे तक पहुंची तो बाहर देखा काफ़ी अंधेरा था।
वो डर गई। उसने धीरे से मिन्नत भरे स्वर में आवाज दी, अजी सुनते हैं, जरा हमको गुसल खाने तक राह दिखा दीजिए ना, यहाँ बहुत अंधेरा है। सुरेश मुस्कुराते हुए उठा और बरामदे की लाइट ऑन करके सीमा को गोद में उठा लिया और गुसल खाने तक ले आया। उनका टॉयलेट कम बात था, जो काफी बड़ा था। बाथ टब भी था। अंदर घुसकर उसने सीमा को उतारा और बोला, चल कर ले गुड़िया। वो मिन्नत भरी निगाहों से बोली, आप बाहर तो जाइए ना। सुरेश हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है हमारी रानी को। सीमा जो अब हल्का हो चुकी थी बोली, जल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। ये कहकर वो जाने लगी तो सुरेश जल्दी से बोला, अरे अरे बैठी रहो, हम अभी एक दवाई लगा देते हैं, जलन दूर हो जाएगा। सीमा को सचमुच अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो चहकते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी दवाई है, रोज लगाइएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। सुरेश ने जो ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से सीमा को भी उस पर बहुत प्यार आ रहा था। और फिर वो भी हल्का होने के बाद रूम के एसी की ठंडक महसूस करने लगी थी। सुबह करीब 9 बजे दोनों की नींद खुली। सीमा अभी भी सो रही थी, पूरी बेफिक्री से सो रही थी। वो उसके चेहरे की मासूमियत और दुल्हन जैसा सजा धजा बदन देखकर दोनों सोचने लगे कि अच्छा हुआ कि इसने उनके बहकावे में आकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई, नहीं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता सीमा के साथ ज़बरदस्ती करना। करीब 10 बजे सीमा की नींद खुल गई और वो पलंग पर उठ बैठी। वो थोड़ा लड़खड़ा गई। खुद को संभालते हुए वो नीचे रसोई में आ गई। दोनों उसे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इतने में विनोद उसे बाथरूम में निकलता नजर आया तो उसकी तरफ लपकी और सर से पल्लू लेते हुए झुककर उसके पैर छू लिए। विनोद ने उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, गुड़िया, रात ठीक से नींद आया कि नहीं? उसके इस सवाल पर सीमा झेप गई और लजाकर मुंह फेरकर किचन में भाग गई। विनोद उसके पीछे आया और बोला, नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, पर ई बताओ कि हमरे प्रसाद का कब भोग करोगी बाकी जगह पर। सीमा मारे शर्म के जमीन में गड़ी जा रही थी। फिर विनोद ने कहा, अच्छा सुनो गुड़िया, सुरेश बाहर गया है, शाम तक लौटेगा। नाश्ता टेबल पर रखा है, पहले नहा धो लो फिर खा लेना। आज तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सीमा को बहुत अच्छा लगा कि रसोई से कम छुट्टी है। वो बाथरूम में आई और मुंह धोने लगी। विनोद उसके पीछे पीछे आया और इशारे से टब दिखाते हुए बोला, मेरी गुड़िया रानी सुनो, ये टब में दवाई है जिसमें 20 मिनट बैठ लेना और शरीर को अच्छे से धो लेना। इससे तुम्हारा दर्द और थकान दूर हो जाएगा और जब हो जाए तो हमको बुला लेना। सीमा ज़मीन में नज़रें गड़ाए हुए हाँ में सर हिला दिया। आधा घंटे बाद सीमा बाथरूम से नहाकर एक टॉवल लपेटा और दरवाज़ा खोलकर विनोद को आवाज़ दी, ए जी सुनते हो, हमारा हो गया है। विनोद झट से वहां पहुंचा और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। विनोद ने बाथरूम के एक छोटे अलमीरा में से एक तरल पदार्थ की बोतल निकाली और बोला, ये 2 चम्मच पीने से तुम्हारा दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा और फिर हम वहाँ पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले पूजा का स्थान साफ तो करना होगा ना। सीमा उसकी बातों का मतलब समझकर अंदर से थर्रा गई, पर उसने तो अब अपना तन मन सब कुछ उनको समर्पित कर दिया था, तो पूरी आस्था के साथ बोली, हमको तो भगवान की मूर्ति पूजने से ज़्यादा प्रताप आपकी पूजा करने पर मिलेगा। अब तो आप ही मेरे मंदिर हैं और हम आपके भक्त। जिसको आपका प्रसाद प्राप्त होता है, आप जैसी पूजा चाहते हैं वैसी ही होगी। ये सुनकर विनोद गदगद हो गया और 2 स्पून लिक्विड सीमा को पिला दिया। वो काफ़ी कड़वी थी, इसलिए सीमा ने मुंह बनाते हुए पी लिया। करीब 1-2 मिनट में ही उसे प्रेशर हुआ और वो झट से कमोड पर बैठ गई। उसके पेट में दाने का अगर एक भी अंश होगा तो वो पूरा पानी बनकर बह गया। दोनों फिर टब से निकलकर झरने के नीचे नहाए और टॉवल लपेटकर बाहर आ गए। सीमा को इतनी गहरी नींद आई कि
वो शाम के 6 बजे तक सोती रही। सुरेश इसी समय घर लौटा तो उसकी बुलेट की आवाज़ से सीमा की नींद खुल गई। उसने अलमीरा खोली तो देखा कई सारे ड्रेस उसके साइज के भरे पड़े थे। ये ड्रेस दोनों ने स्पेशली सीमा और उस जैसी और लड़कियों के लिए लाकर रखे थे। सीमा ने एक नेवी ब्लू कलर का सलवार सूट निकाल कर पहन लिया और बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में दोनों भाई कुछ बातें कर रहे थे जो उन्होंने सीमा के आने पर बंद कर दी। सुरेश ने शरारत से पूछा, कारे गुड़िया, इतना देर सो रही थी? इतना कौन सा थकने वाला काम किया था? सीमा उसके सवाल पर झेप गई और गाल शर्म से लाल हो गए। उसका सारा बदन टूट रहा था और एक मीठा सा दर्द हो रहा था। विनोद बोला, अरे कुछ नहीं भाई, हम तो बस थोड़ी पूजा की और दूसरे मंदिर की घंटी बजाई। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा और बोला, अकेले अकेले पूजा कर लिए, हमको भजन कीर्तन में बैठने का मौका ही नहीं दिया। ये तो गलत बात है ना। सीमा उनकी इस ठिठोली से शर्म से ज़मीन में गड़े जा रही थी। विनोद बोला, जाओ सीमा, जाके रसोई में रात का खाना बना लो। 5 आदमियों का खाना बनाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। सीमा के चेहरे पर 5 लोगों का खाना बनाना सुनकर जिज्ञासा जाग उठी। तब विनोद बोला, आज हमारे एक पुराने मित्र अपनी लुगाई को लेकर आ रहा है। उसकी लुगाई आजकल उसकी पूजा नहीं करती है, ना ही उसका प्रसाद ग्रहण करती है। गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा कि उसे हमारे पास ले जाने से हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे और कट्टर पुजारिन बना देंगे। सीमा असमंजस में बोली, कैसी लुगाई है? अपने पति परमेश्वर का तन मन से पूजा अर्चना करना ही तो उसका फर्ज है। ये भी नहीं करेगी तो उसका जीवन व्यर्थ है। सुरेश ये सुनकर खुश हो गया और बोला, एकदम सही बोली मेरी गुड़िया रानी, पर सब तुम्हारी जैसी समझदार नहीं होती है ना, इसलिए आज हम उसका इलाज करेंगे। तुम भी हमारे साथ शामिल होकर हमारी मदद करना। सीमा खुश थी कि दोनों उससे इतना प्यार और इज्जत करते हैं कि एक ही दिन में उसे इतना मान दे रहे हैं। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। आपको अगर इसका अगला भाग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। थोड़ी देर तक तो मैं उसकी किसी हरकत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही उसके ऊपर हाथ फेर रहा था। 10 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फिराता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बाहर से बारिश की आवाज़ों का शोर भी था। अब मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैं थोड़ा सा और आगे को सरका। अब उसके और मेरे बीच बस थोड़ा बहुत ही फासला था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया, तब उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह पर रख दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है। 12वीं की परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी और अब मैं घर पर पूरी तरह से फ्री हो गया था। फ्री टाइम मिलने पर शुरुआत में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे बोरियत महसूस होने लगी। घर पर बैठे बैठे रहने से न केवल मैं ऊब रहा था, बल्कि घर के लोग मुझे छोटे मोटे कामों में भी लगा रहे थे। कभी दूध लाने के लिए कह देते तो कभी सब्जी खरीदने के लिए। हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। इस रूटीन से मैं तंग आकर मैंने सोचा कि कॉलेज शुरू होने से पहले कुछ अलग करना चाहिए। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। इस तरह घर में बैठकर समय ख़राब हो रहा है। मम्मी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अगर तुम्हें घूमना है तो क्यों ना तुम अपने मामू के घर चले जाओ। 2-3 महीने वहाँ रहकर अच्छा बदलाव मिलेगा। मामू का घर दिल्ली में था। पिछले 4-5 साल से परीक्षा और पढ़ाई के कारण मैं उनके घर नहीं जा पाया था। हालांकि मामू के घर जाने को लेकर मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि घर पर बोर होने से तो अच्छा ही है, तो मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया।
वहाँ जाकर माहौल बदलेगा और शायद थोड़ी मस्ती और घूमना फिरना भी हो जाएगा। अगले दिन सुबह मैंने अपना बैग पैक कर लिया था। मम्मी ने मेरे लिए कुछ ज़रूरी सामान रखवाया और दोपहर तक मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। सफ़र के दौरान मैं सोच रहा था कि मामा और मामी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मामू का घर एक छोटी सी गली में था। जब मैं उनके घर पहुंचा, तब मामू और मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मामू ने कहा, अरे रोहन, कितने साल बाद आ रहे हो। हमें तो लगा था कि अब तुम कभी आने वाले नहीं। मामा के दो बच्चे थे। उनकी बेटी अंकिता 19 साल की थी और बेटा 9 साल का था। मामी ने मुझे अंदर आने को कहा। मैंने हाथ मुंह धोया और फ्रेश हो गया। मामी ने मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाने के बाद मैंने सोचा कि घर में ही बैठने के बजाय थोड़ी देर बाहर जाया जाए। मैं छत पर चला गया। छत पर ताज़ी हवा चल रही थी, जो काफ़ी सुकूनदायक लग रही थी। छत के एक कोने में एक छोटी सी खाली रूम था। रूम को देखकर लगा कि ये शायद किसी के पढ़ने की जगह है, क्योंकि वहाँ कई किताबें रखी हुई थीं। रूम में एक गद्दा बिछा हुआ था और एक कोने में कुछ पेन और नोटबुक रखे हुए थे। मैंने बाहर गली में झांका, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं दिखा। गली में इक्का दुक्का लोग आते जाते नजर आ रहे थे। हालांकि उस माहौल में एक सादगी थी जो मुझे अपने घर से अलग महसूस हो रही थी। मैं नीचे आया और मामी के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। मेरे मामा की बेटी अंकिता और उसका भाई सचिन इस समय घर पर नहीं थे। मैंने मामी से पूछा, मामी, अनीता और सचिन कहाँ हैं? मामी ने मुझे जवाब दिया, अनीता के एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसलिए वो क्लास में गई है और सचिन अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ आई और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ड्रेस पहने हुए, हाथ में किताबें लिए हुए अंदर आई। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि यही अनीता ही होगी, क्योंकि मुझे उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया था। लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा काफ़ी बदल गई थी। अब वो जवान और बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी त्वचा पर कोई भी दाग धब्बे नहीं थे। उसके लंबे बालों की चोटी बनी हुई थी और धूप में निकलने से उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था। अनीता ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैंने भी जवाब में मुस्कुराकर उसे देखा। मैं उसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन इससे पहले वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई और मामी ने उसे नाश्ता दिया। नाश्ता करते हुए अनीता ने किताब खोलकर अपनी पढ़ाई में लग गई। मैंने सोचा कि शायद मैं उससे कुछ बात कर सकूं, इसलिए मैं उसके पास बैठकर धीरे धीरे उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। हालांकि अनीता बस वही जवाब दे रही थी जो मैंने पूछा था। इसके अलावा उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उससे पूछा, तुम कौन सी क्लास में हो? तब अनीता ने थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया, मैं अब 12वीं क्लास में हूँ। उसके बाद मैंने पूछा, क्या तुम्हारे क्लास में कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं? वो बोली, हाँ, वही चल रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अनीता ने अपनी बात ख़त्म की और फिर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं मामी और सचिन के साथ बैठा बातें करता रहा। बातचीत तो चलती रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। मेरा मन और ख्याल बार बार उसी की ओर चला जाता। शाम को हमने साथ में खाना खाया। गर्मी की वजह से रात को हम सब छत पर सोने के लिए चले गए। छत पर आते ही मैंने देखा कि अनीता कपड़े बदल रही थी। मैंने तुरंत एक कोने में दीवार के पास लेटने का फैसला किया। अनीता मामी के पास सो गई। चांद की हल्की हल्की रोशनी छत पर बिखरी हुई थी और उसकी चमक से अनीता का चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरा ध्यान पूरी तरह से उसी पर था। मैं उसे चुपके चुपके देखता रहा। उसका मासूम चेहरा, उसके बाल, सब कुछ जैसे कोई जादू सा लग रहा था। मैं उसे देखते देखते कब नींद के आगोश में चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। सुबह मामी ने मुझे जगाया। मैं जागकर नीचे नाश्ता करने के लिए गया। तभी मेरी नज़र अनीता पर पड़ी। वो क्लास के लिए तैयार हो रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत से रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार रही थी। उसके खुले बाल जैसे किसी कविता की पंक्तियों से बने हों, उसे बिल्कुल किसी अप्सरा जैसा बना रहे थे। मैं उसे बस देखता रह गया। इतने में मामी ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अनीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप क्लास के लिए निकल गई। जैसे जैसे वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी,
वैसे वैसे मैं उसकी ओर और भी ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा था। पूरा दिन मैंने मामी और सचिन के साथ बिताया था। हम बातें करते रहे, खेलते रहे। इसी बीच मामा बाहर जाने लगे। उनके हाथ में बैग था। मैंने उनसे पूछा, मामा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मामा ने जवाब दिया, मुझे मुंबई जाना है, कंपनी का काम है, इसलिए 1-2 हफ्ते वहीं रहूंगा। तुम तीनों का ध्यान रखना। मैंने तुरंत कहा, चिंता ना करें मामा जी, मैं हूं ना। मामी ने मामा के लिए नाश्ता तैयार किया। मामा जी ने नाश्ता किया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद घर में जैसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। अब मेरी निगाहें बस अनीता पर ही थी। दिन भर मैंने सचिन और मामी के साथ बातें की, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मेरे विचारों में सिर्फ अनीता थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका वो मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं बस उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। शाम के 4 बजे दरवाज़ा खुला। मैंने देखा अनीता अंदर आई। गर्मी और धूप के कारण वो पसीने से तरबतर थी। उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा और सीधा अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद वो फ्रेश होकर आई। उसने नाश्ता किया और फिर अपने स्टडी टेबल पर जाकर पढ़ाई में जुट गई। मैंने सोचा कि आज उससे कोई सवाल न पूछूं। पिछली बार जब मैंने बात करने की कोशिश की थी, तब वो छत पर जाकर पढ़ाई करने लगी थी, जिससे मुझसे बात करने का मौका ही छिन गया था। इस बार मैं नहीं चाहता था कि वो फिर मुझसे दूर हो जाए। थोड़ी देर बाद सचिन ने कहा, चलो भैया बाजार चलते हैं। मैंने भी सोचा कि थोड़ा समय बाहर बिताना ठीक रहेगा। हम दोनों बाजार चले गए। बाजार में घूमते हुए हमने सचिन के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। वहीं मैंने सोचा कि अनीता के लिए कुछ ले लिया जाए। मैंने उसके लिए एक चॉकलेट खरीदी। घर लौटकर मैंने अनीता को चॉकलेट दी, लेकिन उसने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने चॉकलेट फ्रिज में रख दी और मन ही मन सोचा, अजीब लड़की है। आम तौर पर लड़कियां चॉकलेट के लिए दीवानी होती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है। उसकी ये अलग सी बात भी मुझे उसकी ओर खींच रही थी। जितना वो मुझसे दूर जा रही थी, उतना ही मैं उसकी ओर खिंचता चला जा रहा था। रात का समय हो गया था। हम चारों फिर से छत पर सोने के लिए गए। गर्मी के कारण खुले आसमान के नीचे सोना हमेशा सुकून देता है, लेकिन रात के बीच अचानक मौसम ने करवट ली। बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें पड़ते ही हम सब जाग गए। छत पर सब कुछ भीगने लगा। जल्दी जल्दी हमने अपनी चीज़ें समेटी और छत के छोटे से कमरे में चले गए। कमरे में अंधेरा था क्योंकि बिजली चली गई थी। सभी ने जैसे तैसे जगह बनाई और सो गए। मैं कमरे की दीवार की साइड में लेट गया। बारिश की हल्की हल्की आवाज़ और ठंडी हवा के बीच मुझे नींद आ गई, लेकिन आधी रात को बिजली की तेज़ कड़क के साथ मेरी नींद टूट गई। मैं थोड़ा सहमा हुआ था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई सो रहा है। पहले तो मुझे लगा कि सचिन होगा, लेकिन जब मैंने बिजली की चमक में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पास अनीता सोई हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें ही थम गई हों। उसे अपने इतने करीब देखकर मैं तो हैरान रह गया था। उसके चेहरे की मासूमियत और इस अनजान स्थिति में खुद को संभालने की कोशिश ने मुझे और अधिक बेचैन कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को सामान्य करने की कोशिश की। उसका मासूम चेहरा और शांत सी स्थिति ने मुझे बेचैन करके रख दिया था। मैं उसे देखते देखते सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरी कल्पना में लौट आता। धीरे धीरे मेरे मन में एक अजीब सी इच्छा जागने लगी उसे छूने की, लेकिन साथ ही डर भी था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने उसे छुआ और वो जाग गई तो बड़ा हंगामा हो सकता है। मैं इस उलझन में था कि आखिर करूं तो क्या करूं। मैं ये सोचकर खुद को समझाने लगा कि वो यहाँ शायद संयोग से सोई है। अंधेरे में उसे ये एहसास नहीं हुआ होगा कि मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी मेरे पास नहीं आती। मामी भी हमारे पास ही सो रही थी, इसलिए शायद उसे लगा कि ये एक सुरक्षित जगह है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल घूमता रहा, क्या वो वाकई महज एक इत्तेफाक था या उसने जानबूझकर मेरे पास सोने का फैसला किया था। ये जानने की बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी। मैं सोने का नाटक करने का फैसला करने लगा।
और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी कलाई पर रख दिया। जैसे ही मेरा हाथ उसकी कलाई पर पड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक हल्का सा करंट दौड़ गया हो। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो तुरंत जाग गई। उसने बिना किसी की देरी के मेरा हाथ झटक दिया। मैं तुरंत अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उठकर बैठ गई। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रही थी। कमरे के अंधेरे में मैं उसकी नज़रों का सीधा सामना ना कर सका। बिजली की चमक के साथ एक पल के लिए मैंने देखा कि वो मेरे चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और शायद थोड़ा गुस्सा भी था। कुछ ही पलों में वो तेज़ी से उठी और मामी के दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मैं वहीं पड़ा रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी और पछतावे का एहसास लिए मैंने सोचा, क्या मैंने सही किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर एक और विचार आया, कम से कम इस बहाने मैं उसके करीब तो था। पता नहीं फिर कभी ऐसा मौका आएगा या नहीं। अगले दिन सुबह अनीता ने हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार किया। वो कल रात की घटना को लेकर बिल्कुल सहज लग रही थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई झिझक थी, ना ही कोई गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज वो बहुत तनाव में थी और पूरा दिन किताबों में व्यस्त रही। मुझे ये अजीब लगा तो मैंने मामी से पूछा, अनीता आज इतनी परेशान क्यों है? मामी ने बताया, कल उसका एक मुश्किल पेपर है और वो है मैथ का। वो इस विषय को लेकर हमेशा से थोड़ी घबराई रहती है। ये सुनकर मैंने कहा, मैथ तो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ। अगर आप कहें तो मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। मामी ने खुशी खुशी कहा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम उसे मैथ पढ़ा दो, वो थोड़ा निश्चिंत हो जाएगी। मामी ने अनीता को बुलाया और कहा, बेटी तुम्हें मैथ पढ़ने में मदद चाहिए, ये तुम्हें पढ़ाएगा। अनीता ने पहले तो मामी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो मान गई। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन सचिन वहीं पास में खेल रहा था, जिससे हमारा ध्यान बार बार भटक रहा था। मामी ने हमें सुझाव दिया, तुम दोनों छत पर चले जाओ, वहाँ उस छोटे से रूम में पढ़ाई कर लो, वहाँ शांति से पढ़ पाओगे। मैं और अनीता किताबें और नोट्स लेकर छत की ओर उस रूम में चले गए। कमरे का माहौल शांत था, जिससे पढ़ाई में ध्यान लगाना आसान हो गया। मैंने उसे मैथ के मुश्किल सवाल हल करने में मदद की। पढ़ाई के दौरान जब मैं उसे किसी समस्या का हल समझा रहा था, तो कई बार हमारा हाथ आपस में टकरा गया था। हर बार जब उसका हाथ मेरे हाथ से छूता, तो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होता। मेरे शरीर में जैसे हल्का सा करंट दौड़ जाता। मैंने कोशिश की कि मेरी भावनाएं मुझ पर हावी न हों और मैं पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूं। हम दोनों ने पूरी गंभीरता से पढ़ाई की। वक्त का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रात हो गई। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम नीचे गए, साथ में खाना खाया और सोने के लिए चले गए। अगले दिन अनीता ने अपना पेपर दिया। दोपहर में जब वो घर लौटी तो उसकी खुशी देखने लायक थी। वो दौड़ती हुई आई और सीधा मामी के गले लग गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और संतोष था। मामी ने उसे देखकर पूछा, कैसा हुआ पेपर बेटी? अनीता ने उत्साह से कहा, मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, जितना मैं सोच रही थी उससे कहीं बेहतर। इसके बाद वो मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आभार का भाव था। उसने कहा, शुक्रिया, तुम्हारी मदद से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब मेरी परीक्षा ख़त्म हो गई है और मुझे कुछ दिन की छुट्टियां मिल गई हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसकी मुस्कान और उत्साह देखकर मुझे लगा कि मैंने उसकी मदद करके कुछ अच्छा काम किया है। अब मुझे उसके साथ कुछ और समय बिताने का मौका मिलेगा, और यही सोचकर मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था। अब वो मुझसे बहुत आसानी से बातें करने लगी थी। हम तीनों बहुत मज़े कर रहे थे और खूब बातें कर रहे थे। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। एक रात हर बार की तरह हम चारों छत पर सोने गए। सोने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। फिर से सब कुछ समेटकर हम उस छोटे से कमरे में चले गए। मैंने चादर ओढ़ ली और फिर से हम चारों सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई सो रहा है। मुझे फिर से वही लगा कि शायद सचिन मेरे बगल में सो रहा है, लेकिन बिजली की चमक से मैंने देखा कि अनीता मेरे पास सो रही थी। मैंने सोचा, अब ये मेरे पास क्यों सो रही है?
सुबह जब मामी उसे मेरे पास सोते हुए देखेंगी तो उन्हें क्या लगेगा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सीधे उसे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर उसके ऊपर हाथ रख दिया। वो मेरे हाथ को हटाकर उठ बैठी और मुझे देखने लगी। मैं सोने का नाटक कर रहा था। फिर उसने फिर से वहीं पर सोने की कोशिश की। मैंने सोच लिया कि मैं दूसरी तरफ जाकर सो जाऊंगा, लेकिन उस कमरे में जगह इतनी नहीं थी, इसलिए मैं दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। फिर मेरे मन में कई विचार आने लगे, इसलिए मैंने फिर से उसके पास मुंह करके सोने का नाटक किया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे एक अलग ही फीलिंग हुई। मैंने उसकी हलचल की प्रतीक्षा की, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो गहरी नींद में है। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी और मैं चादर पर हाथ फेरता रहा। 10 मिनट तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहाँ बहुत अंधेरा था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। ये सब होते हुए मेरे मन में आग लग गई और मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने उसके पास जाकर लेटने की कोशिश की। अब हमारे बीच बहुत कम फासला था। जैसे ही मैंने चादर के अंदर हाथ किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे थोड़ी हड़बड़ाहट हुई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं की। मैं फिर से सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मेरे कान में धीरे से कहा, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। वो उठकर बैठी और मामी और सचिन की तरफ देखा। दोनों गहरी नींद में थे। फिर वो उठकर नीचे चली गई। उसका ये बोलना सुनकर मेरी तो नींद उड़ चुकी थी। मैंने सोचा, अब तक ये लड़की मुझसे बात तक नहीं कर रही थी और अब ये अचानक नीचे बुला रही है। कमरे में अभी भी लाइट नहीं आई थी और चारों ओर अंधेरा था। मैं थोड़ी देर बाद उठकर कमरे से बाहर गया और नीचे चला गया। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा कि वो मेरी राह देख रही थी, लेकिन अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। 20 मिनट तक हमने एक दूसरे को प्यार दिया। फिर हम दोनों ऊपर आकर सो गए। 15 से 20 दिनों तक यही सब चलता रहा। छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं और अब मुझे अपने गांव लौटना था। उस दिन मैं मामा मामी और सबसे विदा लेने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया और रवाना होने के लिए बाहर आया, मैंने देखा कि अनीता चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखें छलकने को तैयार थीं। मैंने उसके पास जाकर कहा, तुम चिंता मत करो, जब मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी तब मैं अपने माँ बाप और मामा मामी को सब कुछ बता दूंगा। हम दोनों की शादी के लिए बात करूंगा। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे ये शब्द सुनकर वो रो पड़ी और मेरे गले लग गई। उस पल ऐसा लगा जैसे वो मुझे कभी खुद से दूर नहीं करना चाहती। उसकी पकड़ में एक गहराई थी और उसकी आंखों से बहते आंसू मेरे दिल को छू रहे थे। उसी समय नीचे से मामी ने आवाज़ दी, जल्दी नीचे आओ, गाड़ी का समय हो रहा है। मैंने अनीता को धीरे से अलग किया और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बस थोड़ा समय और इंतज़ार करना है। इसके बाद मैं नीचे गया, मामा मामी से विदा ली और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। छुट्टियों में मैं मामा मामी के घर अक्सर आता रहा। हर बार अनीता से मिलकर उसका साथ और गहरा हो जाता। हमारी बातचीत में एक नए जीवन के सपने पनपने लगे थे। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए और मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी होते ही मैंने अपने माँ बाप और मामा मामी को एक साथ बुलाया। मैं उनकी मंजूरी लेने के लिए उनके सामने बैठा और साफ शब्दों में कहा, मुझे अनीता से शादी करनी है। सबने इस रिश्ते पर सहमति जताई और कुछ महीनों के अंदर हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई। फिर वो दिन भी आया जब मैं और अनीता शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे दामाद की है। मेरा नाम भावना है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है और एक बेटा। मेरे दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरा बेटा अक्सर नौकरी की वजह से बाहर रहता है, जबकि मेरी बहू मेरे पास ही रहती है। मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो चुके हैं और बेटी की शादी को 1 साल। एक दिन मेरी बेटी अंकिता ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसके पति की नौकरी चली गई है।
अब उन दोनों के लिए मुसीबत बढ़ गई थी। मैंने तुरंत उसे अपने घर पर बुलाने का फैसला किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अगले दिन वो मुझसे मिलने आई। जब वो आई तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें कहा कि जब तक दामाद को कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आप लोग यहीं पर रहेंगे। लेकिन इसके बाद मेरी बहू की अंकिता के प्रति सहानुभूति कम होने लगी थी। एक दिन मैंने बहू को गुस्से में कहा कि अगर उसे मेरी बेटी से कोई प्रॉब्लम है तो उसे अपने घर चले जाना चाहिए। मेरे ये कहने पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपना बैग भरकर अपने घर जाने का फैसला कर लिया। उसके जाने के बाद मेरी बेटी घर में पहले की तरह सहज हो गई। कुछ दिनों बाद दामाद जी अचानक मेरे कमरे में आए। उस वक्त मैं अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी क्योंकि मुझे एक दोस्त के बेटे की शादी में जाना था। मैंने कुछ साड़ियाँ अलग रखी थीं और जब मैं एक साड़ी के ब्लाउज को ट्राई कर रही थी तब दामाद जी बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे में आ गए थे। उन्हें देखकर मैंने तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया। ये सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ था और मुझे लगा कि इससे मुझे और दामाद को दोनों को असहज महसूस हो रहा है। मैंने जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर लिया था और जैसे ही मैंने साड़ी को समेटा मैंने दामाद जी को मुड़कर देखा। घर में बहू के साथ अकेले रहने की वजह से मैं दरवाज़ा लॉक करने की आदत नहीं रखती थी, इसलिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। आज भी मैंने दरवाज़ा ठीक से नहीं बंद किया था। जैसे ही मैंने दामाद जी की ओर देखा कि वे मेरे बेड के पास खड़े थे। दामाद जी ने कहा, सासू माँ, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद मुझसे थोड़ा दूरी बनाते हुए कहा, सासू माँ, आप जो कुछ भी मेरे और मेरी पत्नी के लिए कर रही हैं ये सच में बहुत बड़ी बात है। आजकल तो दामाद को घर में ठिकाना देने वाली सिर्फ माँ ही होती है, लेकिन आप मुझे अपने बेटे की तरह संभाल रही हैं। चिंता ना करें, मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगा। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को ससुराल में ज़्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। मैं जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने दामाद जी से कहा, दामाद जी, आपको मुझे धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं। आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस घर में आप अपने आप को पूरी तरह से अपना समझें। मेरी बात सुनकर दामाद जी ने मुझे अचानक से गले लगा लिया और कहा, सासू माँ, मैं आपके इस उपकार का कितना कर्ज चुकाऊंगा ये मुझे भी कुछ नहीं पता। जब दामाद ने मुझे गले लगाया मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई थी। आखिरकार वो मेरे दामाद थे और हमारा रिश्ता इतना खुला हुआ नहीं था। मैंने सोचा कि ये नई पीढ़ी की सोच हो सकती है जिसमें दामाद अपनी सास के बिना झिझक बातचीत करते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ अनचाही बातें आने लगीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी बेटी और दामाद के बीच कुछ ठीक नहीं लगता। एक रात जब मैं अंकिता के कमरे से निकल रही थी तो मुझे उसके कमरे से बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन था कि उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। ये सुनकर मैं धीरे से उनके कमरे में गई। वहां जाकर मैंने देखा कि अंकिता अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने कहा, 10-15 दिन हो गए हैं लेकिन तुमने अभी तक कोई नौकरी नहीं ढूंढी। पूरा दिन लैपटॉप पर बैठकर क्या करते हो? घर में रहकर मेरे पति का सिर खराब हो गया है और अब वो मुझसे तेल की मालिश की मांग कर रहा है। मैं इस बेकार इंसान की मालिश नहीं करूंगी। अंकिता इतनी भड़क गई थी कि उसने मेरे ही सामने अपने पति का अपमान करना शुरू कर दिया था। इस पर मैंने अंकिता को डांटते हुए कहा, अंकिता, थोड़ा अपने शब्दों पर ध्यान दो। दामाद को एक न एक दिन नौकरी मिल जाएगी। ये कठिन समय भी बीत जाएगा। इस समय में तुम्हें अपने पति का मानसिक समर्थन करना चाहिए। पति की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है। मेरी बात सुनकर अंकिता ने कहा, माँ, अगर तुम्हारा दामाद तुम्हें इतना प्यारा लगता है तो तुम ही उसे तेल की मालिश क्यों नहीं कर देती? मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि दामाद जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने कहा, सासू माँ, मैं अंकिता की चिड़चिड़ाहट को समझ सकता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को घर में बैठना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मेरे पूरे प्रयास के बावजूद मेरी किस्मत खराब है। उनकी बात करते करते दामाद जी की आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने कहा, दामाद जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा,
आप इस बेड के किनारे बैठिए, मैं आपको तेल की मालिश कर देती हूँ। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। मैंने दामाद जी के सर की मालिश करनी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में दामाद जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर घुमाने लगे और कहा, सासू माँ, आपके हाथों में तो सच में जादू है। कुछ ही मिनटों में मेरे सर का तनाव दूर हो गया। क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उनके कंधों पर हाथ फेरा तो मुझे थोड़ी लाज महसूस हुई। मैंने ये बहाना किया कि मेरा हाथ दुखता है और तुरंत उनसे थोड़ा दूर हो गई। कुछ दिनों में दामाद जी को नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के 2-3 दिन बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो गर्भवती है। दामाद जी की नौकरी लगते ही मेरी बेटी और दामाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए मना लिया था। मेरी बेटी की खुशखबरी सुनकर मैंने ठान लिया था कि मुझे उसे और कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहिए। लेकिन उन 2 दिनों में मैंने देखा कि अंकिता की हालत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी और दामाद दोनों अलग रहते थे और अंकिता की ये हालत देखकर मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। मेरे मन में सवाल था कि क्या वो अकेले अपने पति के लिए घर के काम कर पाएगी। इसलिए मैंने तय किया कि जब तक अंकिता ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना चाहिए। दिन बीतते गए और दामाद जी ऑफिस जाने लगे थे। सुबह सुबह मैं उनके लिए टिफिन बना रही थी। जिस तरह मैं दामाद जी का ख्याल रखती थी, उन्होंने भी मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शाम को जब दामाद जी ऑफिस से थक हार कर लौटते तब वो रात के खाने में मेरी मदद करते थे। देखते ही देखते मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आए 1 महीना हो गया था। गर्भावस्था के कारण मेरी बेटी को वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई थी। दामाद जी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। हर दिन मैं उनकी बहस सुनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो सामान्य पति पत्नी की बातें हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन दामाद जी रात में मेरे कमरे में आए और कहने लगे, सासू माँ, अब मैं अंकिता के साथ एक ही कमरे में एक बेड पर नहीं सो सकता, क्योंकि अगर मेरे हाथ का भी स्पर्श होता है तो वो तुरंत चिड़चिड़ा जाती है। उसकी इस चिड़चिड़ाहट के कारण मुझे रात भर अच्छी तरह नींद नहीं आती। पिछले 3-4 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें भी भारी हो गई हैं। मैंने दामाद जी से कहा, दामाद जी, अंकिता जिस स्थिति में है, कभी कभी महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैंने दामाद को सलाह दी कि उन्हें अपनी पत्नी को समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन अब मेरे आराम का भी सवाल है। अगर मैंने ठीक से आराम नहीं किया तो मैं नौकरी सही से नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने कहा, सासू माँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि दामाद जी के पास मुझसे मदद मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने बिना किसी संदेह के उन्हें मेरे कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। फिर मैंने सोचने में समय लगाया कि दामाद जी को मेरे कमरे में सोने का इरादा क्या था। उस रात जब दामाद जी मेरे कमरे में सोए तब मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी दामाद के पास रात नहीं बिताई थी। दामाद के कमरे में होने की वजह से मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए और साड़ी में ही सो गई थी। रात भर साड़ी पहने रहने की वजह से मुझे नींद नहीं आ पाई। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी तब उन्होंने कहा, सासू माँ, कल रात आप सो नहीं पाई थी। मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी गाउन में देखा है। आपको मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रात भर साड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है तो आप रोज़ की तरह गाउन पहन सकती हैं। मुझे मानिए, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। ये सच था कि रात भर साड़ी पहनने के कारण मुझे नींद नहीं आ पाई थी और आज मैं नहीं चाहती थी कि फिर से रात भर जागती रहूं। इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। जब मैं चेंज होकर आई तो दामाद ने मुझे गाउन में देखकर कहा, वाह सासू माँ, इन कपड़ों में आप बिल्कुल भी मेरी सासू माँ की तरह नहीं लग रही। आपने खुद को बहुत अच्छे से सजा रखा है। उनकी इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर सोने चली गई। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता किया और किचन में बर्तन साफ करके नहाने के लिए बाथरूम में गई। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, साबुन के पानी की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं ज़मीन पर ही गिर गई।
गिरते ही मेरी कमर में दर्द होने लगा और मुझे उठने में परेशानी होने लगी। मैंने अंकिता को आवाज़ दी, लेकिन वो अपने कमरे से नहीं आई। फिर दामाद जी दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे गिरा हुआ देखा। वो तुरंत दौड़ते हुए मुझे उठाकर अपने बेड पर ले गए। उस समय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दामाद जी ने तुरंत मेरे लिए गर्म पानी की बोतल लाकर दी। मैंने देखा कि वो ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन मेरी मदद करते समय उन्होंने अपने ऑफिस के कपड़ों को भी भिगो दिया था। दामाद जी ने मुझे मदद करते समय एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंकिता कुछ समय बाद मेरे कमरे में आई थी, लेकिन चूंकि वो गर्भवती थी, वो मेरी मदद नहीं कर पाई। मेरी बेटी के आने का इंतज़ार करने के बजाय दामाद जी ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़े आराम से सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर दामाद जी रुक गए और ऑफिस जाते समय अंकिता से कहा, जब तक मैं घर नहीं आता सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखना। शाम को घर वापस आने पर दामाद जी ने खुद ही खाना बनाया, क्योंकि अंकिता को परेशानी हो रही थी। इस वजह से वो किचन में कदम नहीं रख पा रही थी। रात में जब दामाद मेरे कमरे में सोने के लिए आए, तब उन्होंने देखा कि मैं अपनी कमर को पकड़े बैठी हुई हूँ। दामाद जी बाम लेकर आए और कहा, सासू माँ, मैं आपको थोड़ा बाम लगा देता हूँ, इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे दामाद से मदद मांगने में बहुत झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, अंकिता तो गर्भवती है, इसलिए वो आपकी ज़्यादा सेवा नहीं कर पाएगी। ये सब भगवान ने आपके दामाद को आपकी सेवा करने के लिए ही किया है। मैंने लाख कोशिश की कि मैं दामाद जी से मदद ना लूं, लेकिन उन्होंने मुझे बाम लगाना शुरू कर दिया। जिस तरह से उन्होंने मेरी कमर पर हाथ से बाम लगाया, वो सब कुछ अलग सा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब बार बार दामाद का स्पर्श होता तो मैं समझ नहीं पाई। आधी रात जब मेरी आंख खुली, तब मैंने देखा कि दामाद जी मेरे बहुत करीब सोए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी दोनों की चादर भी एक हो गई थी। ये सब देखकर मैंने तुरंत दामाद जी से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर सरकते समय मेरी कमर फिर से दर्द करने लगी और मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही दामाद जी जाग गए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने उन्हें तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मुझे खांसी आई, तो दामाद जी ने तुरंत मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया। मेरी खांसी फौरन ख़त्म हो गई, लेकिन उनका हाथ मेरी पीठ पर आज भी वैसा ही था। मुझे अब दामाद जी के साथ अपने कमरे को साझा करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी मेरी तरफ की देखभाल अब मुझे कुछ और ही संकेत दे रही थी। दूसरे दिन दोपहर में जब अंकिता मेरे कमरे में आई, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी भाभी को घर बुलाने वाली हूँ। मुझे घर के काम करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अगर बहू घर पर रहेगी तो वो घर पर ध्यान दे सकेगी। इस पर मेरी बेटी ने कहा, माँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा दामाद मेरे बजाय तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रख रहा है, फिर भी आप अपनी बहू और बच्चों को क्यों बुलाना चाहती हैं? क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? जो बात मैं कहना चाहती थी वो अंकिता को समझ में नहीं आई। रात में मैंने दामाद जी से बात करने का फैसला किया। जब रात में दामाद जी कमरे में आए, तो मैंने उनसे कहा, आज से तुम अंकिता के साथ उसके कमरे में सोया करोगे। उसे अकेले सोने के लिए मत छोड़ो। कुछ दिनों में मेरी बहू वापस आ जाएगी, तब वो मेरे कमरे में सोया करेगी। इस पर दामाद जी ने कहा, सासू माँ, मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ, क्या मैंने आपको पराया समझ लिया है? इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। शायद उन्हें मेरी बात पर नाराज़गी हुई थी। तब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दामाद जी को समझाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। दामाद अंकिता के कमरे में थे, और जैसे ही मैं उनके कमरे के बाहर गई, मैंने उनकी और मेरी बेटी की बातें सुनी। मेरी बेटी कह रही थी, अजय, तुमसे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं सब कुछ कर रही हूँ, और अब तक मेरी माँ की नज़र में तुम अपनी छवि बनाने में असफल हो गए हो। यहाँ रहने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है, और गर्भवती न होते हुए भी मैंने गर्भवती होने का नाटक किया है। दामाद चुप थे और मेरी बेटी आगे बोली, क्या तुम्हें याद है,
कि हमें इस घर को अपने नाम करवाना है। तुम्हारी सैलरी से कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे परिवार में 2 कमरे हैं और तुम्हारी माँ के पास भी 2 घर हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक घर मेरे नाम पर हो और इसके लिए मुझे किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़े। उसने कहा, माँ ने भैया और भाभी को घर बुलाने के बारे में मुझसे बात की है। अगर मेरी भाभी इस घर में आ गई तो वो तुरंत मेरा झूठ पकड़ लेगी और अगर मेरी माँ को मेरे झूठ का पता चल गया तब वो मुझे इस घर में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं देगी। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति जो चिंता दिखाई थी वो सब एक दिखावा था। मेरी बेटी ने खुद को गर्भवती बताकर मेरी भावनाओं से खेल किया था ताकि वो अपने मायके का घर अपने नाम करवा सके। मैं शांति से वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद मैंने नकारने के बावजूद देखा कि दामाद फिर से मेरे कमरे में सोने आ गए। अगले दिन नाश्ते के समय मेरे बेटे और बहू को देखकर मेरा दामाद और अंकिता हैरान रह गए। अंकिता ने पूछा, माँ तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने अंकिता के पास जाकर कहा, मैंने रात को तुम्हारी और दामाद के बीच हुई बातों को अच्छी तरह सुन लिया था। तुम यहाँ किस मकसद से आई हो मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ। तुमने मेरी बहू को झूठा साबित किया। इतने दिनों से जो मेरी बहू देखभाल कर रही थी उसे बिना किसी विश्वास के यहाँ से भगा दिया। तुम मेरी खुद की बेटी हो लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। पैसे के लिए तुमने रिश्तों को भुला दिया। मैंने उन्हें कहा, इस घर की एक ईंट भी तुम्हारे नाम पर नहीं होगी। जो भी मेरी देखभाल करेगा ये प्रॉपर्टी उसी की होगी। शायद मैं गलत थी जो मैंने तुम्हें शादीशुदा होने के बावजूद भी बार बार मायके में बुलाया। माँ बाप खर्च करते हैं लेकिन लड़कियों का कर्तव्य ख़त्म नहीं होता। जब भी उनकी बात आती है वे हमेशा पूछती हैं, हमारे लिए क्या किया? मैंने सोचा तुम जैसी लालची बेटी के विचार में मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि तुम्हें अपने आप से दूर रखूँ। आज से मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे और बहू को दूर कर रही थी, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। मैंने समझ लिया है कि दामाद परायों जैसे होते हैं, लेकिन यदि बेटियां भी ऐसे ही व्यवहार करने लगें तो माँ बाप को क्या सोचना चाहिए? पैसे और जालसाजी से मिली संपत्ति कभी सुख नहीं दे सकती। असली संपत्ति होती है एक खुश परिवार जहाँ भाइयों और बहनों के बीच प्यार होता है, ना कि जलन। मुझे लगता है कि अब के समय में रिश्तों से ज़्यादा पैसे और संपत्ति महत्व रखती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। रानिया 35 साल की शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का लोगों पर ऐसा असर था कि वे उसके दीवाने हो जाते। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। एक बार रानिया अपनी बहन के 22 साल के देवर अभी के साथ ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। ट्रेन के डब्बे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ठंडी रात के सफ़र में अभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ठंड के कारण रानिया उसका विरोध न कर सकी, इसलिए उसने धीरे धीरे उसके कोमल शरीर को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने रानिया को उत्तेजित कर दिया और फिर वो दोनों ठंडी रात के सफ़र में बेकाबू हो गए। उनका खुद पर कोई काबू न रहा और फिर पूरी रात रानिया को उसकी ही बहन के 22 साल के देवर अभी ने वो परम सुख दिया जिसकी उसे बरसों से ज़रूरत थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक 35 साल की शादीशुदा महिला और 22 साल के कुंवारे लड़के की है जो ट्रेन में सफ़र करते हुए एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रानिया की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन पति से कभी वो सुख न मिला जिसकी वो उम्मीद करती थी। उसका पति उसके साथ जब भी वक्त गुजारता वो हमेशा अधूरी रह जाती और उसके पति की ये कमी उसे हमेशा खलती रहती। रानिया दिखने में बेहद खूबसूरत
और आकर्षित थी। 35 साल की उम्र में भी वो किसी भी जवान लड़की को पीछे छोड़ देती। रानिया लगभग अधेड़ उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर अभी भी लोगों पर असर डालता था। जब वो 4 लोगों के बीच खड़ी होती तो उसकी खूबसूरती हर किसी पर गहरा असर डालती, और ये बात रानिया के दिल में एक अजीब से गर्व की भावना पैदा करती। जब भी कोई रानिया की खूबसूरती की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती। वो दिल ही दिल में बहुत अच्छा महसूस करती। एक बार रानिया के मायके में किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो उसे शादी में अपने मायके जाना था। दरअसल उसका पति राकेश भी उसके साथ शादी में आने वाला था, लेकिन उसे इन शादियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उसने रानिया को अकेले भेज दिया अपने सभी रिश्तेदारों से मिलने। और 4 दिनों तक शादी में शामिल होने के बाद अब उसे वापस अपने ससुराल रायपुर जाना था। उसने फ्लाइट से वापस जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जब वो जल्दी अपने माता पिता से नहीं मिल पाई तो उसने 2 टिकट बुक कर लिए। तब रानिया की बहन ने कहा कि मेरा देवर अभी को भी किसी काम से रायपुर जाना है, तो उसे भी साथ ले जाओ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह रानिया की बहन ने अभी को भी उसके साथ मिलवाया। अभी उसकी बहन का देवर था और रानिया से पहले भी कई बार मिल चुका था। अभी हमेशा रानिया के साथ अच्छा व्यवहार करता था, तो इस बार भी उसको यकीन था कि वो रानिया के साथ ही जा रहा है। जिस कोच में वो दोनों सफ़र कर रहे थे वो एसी कंपार्टमेंट था और लगभग खाली था, जिसकी वजह से वो दोनों उस कोच में अकेले थे। लेकिन बाद में अभी ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और रानिया के हाथ पर अपना हाथ रखने लगा। उस वक्त रानिया को लगा कि शायद उसका हाथ गलती से उसे छू गया और बात यहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन अभी ने ज़्यादा हिम्मत दिखाई। उस वक्त रानिया कुछ नहीं बोली और सोने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब महसूस कर रही थी जो अभी उसके साथ कर रहा था। अभी करीब 22 साल का जवान लड़का था और वो दिखने में भी अच्छा और मजबूत भी था। रानिया भी अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि अभी उस पर फिदा है। वो हमेशा उसे अलग नज़रों से देखता था, शायद इसीलिए क्योंकि उसका बदन अभी भी कसा हुआ था और आकर्षक दिखता था। जब भी कोई रानिया की खूबसूरती की तारीफ करता तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती। जब वो दोनों शादी में मिले थे तब अभी अक्सर बातों बातों में उसे छेड़ता या कभी कभी हल्के से उसके बदन को छू लेता, जिसका रानिया अलग ही अंदाज में लुत्फ उठाती। कई बार वो अपनी नज़रों और स्पर्श से रानिया का मज़ा लेता, लेकिन रानिया ने कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी के घर की भीड़ में कभी कभी उसकी कमर को हल्के से छूता, कभी उसके नाजुक बदन को छूने की कोशिश करता, कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर उसका हाथ रानिया के बदन को छू जाता और वो उसे दूर ढकेल देती। दोस्तों, कल शाम की बात है। शादी में जब रानिया कमरे में अपने कपड़े बदल रही थी, दरवाज़ा थोड़ा बंद था, तभी अचानक अभी अंदर आया। उस समय रानिया तैयार हो रही थी। वो अपने कपड़े उतार कर साड़ी पहन रही थी। अभी के कमरे में आते ही रानिया घबरा गई। एक पल के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। अचानक उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो बिना पल्लू के खड़ी थी और अभी को देखती रही। उस समय उसका आधा शरीर साफ दिख रहा था। अभी की नज़र भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिसका वो अच्छे से मज़ा ले रहा था। जब रानिया को एहसास हुआ कि अभी कहाँ देख रहा है तो उसने जल्दी से अपने आप को ठीक किया। अभी ने उससे सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को भूलने का नाटक किया, लेकिन अगले दिन रानिया को वापस रायपुर जाना था और अपनी बहन के ज़्यादा जिद करने पर वो अभी को भी साथ ले गई। रानिया को भी अभी के साथ रायपुर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे ट्रेन के सफ़र में साथ देने के लिए किसी की ज़रूरत थी। इसलिए दोनों साथ ही निकल पड़े। शादी की भागदौड़ के कारण थकी हुई रानिया और अभी ट्रेन की सीट पर लेट गए। रानिया खिड़की की तरफ मुंह करके लेटी थी, जबकि अभी बाहर की तरफ लेटा था। सफ़र में 3-4 घंटे गुजर गए। ट्रेन के उस डब्बे की सारी लाइटें बंद थीं। बाहर से आने वाली रोशनी की
सिर्फ हल्की किरणें ही अंदर आ रही थीं। रानिया इस रोशनी के कारण बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, इसलिए उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अटकी हुई थी। तभी अभी ने अपने हाथ से खिड़की पूरी तरह बंद करने में उसकी मदद की, तो उसका हाथ हल्के से रानिया के कंधे पर छू गया। उस स्पर्श से रानिया को कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसके शरीर में एक अलग सी लहर दौड़ गई। तभी अभी ने खिड़की बंद कर दी और अंदर भी थोड़ी ठंड थी, तो रानिया ने उससे बैग से कंबल निकालने को कहा। तब अभी ने कहा, दूसरा कंबल क्यों? मेरा कंबल तो है ही ना। इस पर रानिया बोली, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब लगता है। जब अभी कंबल निकाल रहा था, तब कंबल निकालते समय गलती से रानिया के छोटे कपड़े निकल आए। रानिया शर्मा गई और हंसते हुए जल्दी से उन्हें बैग में छिपा लिया। अभी भी ये देखकर हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से कंबल निकाली और खुद पर ढक ली। कुछ देर बाद रानिया बातें करते करते सो गई, लेकिन अचानक कुछ देर बाद उसकी नींद खुल गई और उसने महसूस किया कि अभी उसके शरीर को धीरे धीरे सहला रहा है। रानिया हिली नहीं और सोने का नाटक करती रही। ये देखकर अभी की हिम्मत और बढ़ने लगी। उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई और अब वो रानिया का हाथ दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसी बीच ट्रेन शांत माहौल में चल रही थी। बाहर चारों तरफ शांति थी। अभी ने अब अपना हाथ वहां से हटा लिया था। रानिया को लगा कि शायद अभी अब सो चुका है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका हाथ फिर से फिसल रहा है। वो शायद सोच रहा था कि रानिया गहरी नींद में है और इसीलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई। अब वो धीरे धीरे अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा था। रानिया को उसकी लापरवाह हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसे पता नहीं क्यों वो उससे फिर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहीं करवट लेकर लेटी रही। तब अभी ने हिम्मत जुटाई और उसे पीछे की तरफ खींच लिया और धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाभि के पास ले जाने लगा। इससे रानिया के शरीर में एक सुख भरी लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाया और उसके वजूद को छूने लगा। रानिया अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वो अब बिना किसी झिझक के उसके गालों को सहला रहा था। रानिया हैरान थी। उसे कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने नहीं रोका। वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। शायद उस समय उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो कुछ देर तक खामोश रही और उसकी आगे की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगी। जब रानिया ने कोई विरोध नहीं किया, तब अभी ने उसके कोमल शरीर को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। रानिया को आश्चर्य हुआ कि वो उसे ये सब करने दे रही है। शायद उस समय वो केवल मानवीय भावनाओं के वश में थी। कुछ देर बाद अभी ने रानिया को एक अलग ही अनुभव देना शुरू किया और अब रानिया अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। ये स्पर्श उसे बहुत ही सुखद और जाना पहचाना लग रहा था और वो समझ गई थी कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार है। यही वजह थी कि उसने रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और नियंत्रित थीं, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। अभी के इस स्पर्श में रानिया खुद को भूलने लगी। वो भूल गई थी कि उसका बीमार पति उसका इंतजार कर रहा है। वो भूल गई कि वो किसी की पत्नी है। उस समय वो सिर्फ एक औरत थी जिसे किसी के साथ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। शायद अभी भी यही सोच रहा था कि रानिया गहरी नींद में है, या शायद उसे पता था कि वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रही है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और खुद को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो अब अभी ने अपना हाथ रानिया के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत सावधानी और धीरे से ब्लाउज के बटन खोले। अब रानिया को उसका ये कदम बहुत अच्छा लगने लगा था। जैसे ही अभी के हाथ का स्पर्श रानिया को महसूस हुआ, उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ आई और फिर अभी को उसकी प्रतिक्रिया से हरी झंडी मिल गई। अब उसने रानिया को कसकर पकड़ लिया और दोनों के शरीर एक दूसरे से मिल गए। अभी की इस हरकत से उसके शरीर में एक अजीब सी रोमांचित अनुभूति होने लगी और वो और भी बेखौफ होकर उसके शरीर को चूमने लगा।
रानियां पूरी तरह से उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में दोनों अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का डर नहीं था। दोनों एक दूसरे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें ये बात अंदर तक महसूस हो रही थी। रानियां अब खुद को उसके हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक दोनों की प्रतिक्रिया वहीं रुक गई। अचानक जंक्शन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। फिर अभी ने जल्दी से अपने आप को उससे अलग किया और रानिया ने भी जल्दी से अभी के कान में कहा कि इतनी देर तक बिना रुके आगे बढ़ रहे हो और अब तुम्हें शर्म आ रही है। तब अभी कुछ नहीं बोला और बाहर जाने लगा। रानिया भी उसके पीछे पीछे गई और अभी ने उसे उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो दोनों ऐसे उतरे जैसे कोई नई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर चलती है। चाय और नाश्ते के स्टॉल की तरफ बढ़ते वक्त उनकी नज़रें मिलीं और रानिया ने अभी की आंखों में एक अलग ही चमक देखी। फिर दोनों ने हंसी मजाक करते हुए चाय और नाश्ता किया। फिर रानिया उससे कहने लगी कि तुमने ट्रेन में तो कुछ नहीं बोला और यहाँ पर तुम इतनी बातें कर रहे हो। ट्रेन के अंदर तो तुम्हारा बहुत कुछ करने का इरादा था और अब यहाँ पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अभी ने हंसते हुए कहा कि रानिया तुम थोड़ा सब्र तो करो, आज तुम्हें वो सुख दूंगा जो शायद तुम्हें तुम्हारे पति ने न कभी दिया हो। फिर भी वो अभी के द्वारा अपने अंदर जगाई गई वासना को रोक नहीं पा रही थी। घर वापस आकर भी जब तक उसका पति ठीक नहीं हो जाता ये भूख शांत नहीं होने वाली थी। फिर रानिया ने मन ही मन सोचा अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इसी निश्चय के साथ रानिया अभी का इंतजार करते हुए ट्रेन में फिर से बैठ गई। तब अभी ट्रेन में आया और अपनी सीट के पर्दे लगाने लगा। तब रानिया ने उससे कहा कि याद रखना मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना सुनते ही अभी ने मुस्कुराते हुए रानिया को अपनी आगोश में भर लिया। उस पल में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। वो एक हो गए थे। उनके शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके थे। रानिया को पूरी तरह से लगा कि उसने अभी द्वारा दिए गए जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया है। उन्होंने काफ़ी देर तक एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अब वो दोनों थक चुके थे। ट्रेन में होने के कारण वो सारी बाधाओं को पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और फिर अपने शरीर को नींद के हवाले कर दिया। सुबह ट्रेन की आवाज़ के साथ उनकी आंख खुली। चारों तरफ लोग खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मंजिल आ गई हो। तब अभी ने कहा अपना सामान चेक कर लो, रायपुर का पहला स्टॉप आ गया है। रानिया उसे अपने घर ले जाने की जिद करने लगी। तब अभी ने कहा नहीं, मेरे दोस्त का रूम पास में ही है और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। तब जाते वक्त अभी ने रानिया का हाथ पकड़कर कहा शुक्रिया, आपके साथ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये कहकर उसने रानिया को गले लगा लिया। वो उसे चूमने लगा और फिर से वो दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी अचानक ट्रेन रुकी और वो उतर गया। उतरते वक्त अभी ने उससे कहा कि उसके इंटरव्यू के लिए वो बेस्ट ऑफ लक है और फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ चला गया। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे इस बात का पछतावा है? तब उसके मन में एक ही जवाब था, नहीं, मैंने वही किया जो मेरा दिल मुझसे करने को कह रहा था और इस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी। अभी के साथ ये सफ़र रानिया के लिए खुद को और अपनी ख्वाहिशों को जानने का ज़रिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।